आज हम ग्राम लक्ष्मी की उपासना, जिसके लेखक महान गांधीवादी विचारक आचार्य विनोबा भावे हैं, इस पाठ का अवलोकन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे का परिचय। आचार्य विनोबा भावे एक महान गांधीवादी विचारक और भारत में स्वाधीनता के बाद एक भूदान नामक आंदोलन चला, जिसके अंतर्गत जिनके पास आवश्यकता से अधिक या हद से ज़्यादा ज़मीन है, वो ज़मीन उनसे उनकी इच्छा के अनुसार या उनकी खुशी से लेकर उस ज़मीन को उन्होंने भूमिहीनों के बीच या किसानों के बीच बांटने का जो महान काम किया, वो उसके प्रवर्तक आचार्य विनोबा भावे थे। और ये भूदान आंदोलन जो है भारत के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला और कई ज़मींदारों ने या बड़े बड़े लोगों ने जिनके पास आवश्यकता से ज़्यादा ज़मीन थी, वो ज़मीन खुशी खुशी आचार्य विनोबा भावे को दान दी और वही ज़मीन बाद में आचार्य विनोबा भावे ने विधिवत तरीके से भूमिहीनों के बीच और किसानों के बीच बांटने का काम किया है। इसलिए भूदान आंदोलन जो हमारे देश की आज़ादी के बाद का एक बहुत बड़ा सफलतापूर्ण संपन्न हुआ आंदोलन है, इस आंदोलन के बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर या जो भी जानकारी मिले उसको संकलित कर सकते हैं। साथ ही आचार्य विनोबा भावे गांधीवादी विचारक होने के साथ साथ एक महान दार्शनिक और एक महान लेखक और वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। हमारे समीप पवनार नामक एक गांव है जो वर्धा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर आचार्य विनोबा भावे जी का आश्रम है। उस आश्रम में आप जाकर देख सकते हैं कि आचार्य विनोबा भावे ने किस प्रकार से भारतीय शिक्षा, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में अपना अनमोल योगदान दिया है। तो आचार्य विनोबा भावे जो इस ग्राम लक्ष्मी की उपासना इस पाठ के या निबंध के लेखक हैं, उनके बारे में संक्षेप में अगर कहा जाए या 2 पंक्तियों में अगर उनका परिचय दिया जाए तो एक महान गांधीवादी विचारक, दार्शनिक, लेखक, वक्ता और समाजसेवी के रूप में आचार्य विनोबा भावे जाने जाते हैं। और साथ ही इनके जीवन के संदर्भ में एक और बात का उल्लेख करना यहाँ पर आवश्यक प्रतीत होता है कि इन्होंने गीता का या भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता कही थी, गीता की व्याख्या करने की भी कोशिश की है। अब ये जो पाठ है ग्राम लक्ष्मी की उपासना, इस पाठ पर गांधीवाद यानी कहने का तात्पर्य है कि महात्मा गांधी के विचारों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद एक संकल्पना प्रकट की थी, एक इच्छा प्रकट की थी। उनकी एक संकल्पना थी जिसको ग्राम स्वराज्य संकल्पना कहा जाता है। एक ग्राम स्वराज्य संकल्पना क्या है? महात्मा गांधी का कहना ये था कि जब तक हमारे गांव स्वयं पूर्ण नहीं होंगे या हमारे गांव संपन्न नहीं होंगे, तब तक हमारे देश में सुराज्य या स्वतंत्रता की संकल्पना सही मायने में अमल में नहीं आ सकती। अब एक ग्राम स्वराज्य है क्या? तो उसका अगर संक्षेप में अगर बताना है तो आप देखिए कि हम एक और कहते हैं कि हमारे खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और खेती कहाँ पर होती है? गाँव में। मगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जिस खेती के भरोसे या जिन गाँवों के भरोसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, आज अगर सबसे खराब हालत में या खराब स्थिति में अगर कोई जीवन जीता है तो वो हमारे गांव के लोग हैं। हमारे गांव की लगभग 70% आबादी गांव में रहती है। और आप देखिए वहाँ न सड़कें हैं, न बिजली है, न अस्पताल है, न रोजगार है, न शिक्षा है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये सब व्यवस्थाएं कहाँ पर आकर सिमट गई हैं या कहाँ तक आकर ये थम गई हैं? सिर्फ शहरों में। गाँव में आज भी चित्र इतना भयानक है। किसी गांव में सड़कें हैं तो वहाँ पर शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं है। कहीं पर गांव में सड़कें हैं, शिक्षा का उचित प्रबंध है तो वहाँ पर स्वास्थ्य के लिए कमियाँ दिखाई देती हैं। स्वास्थ्य के लिए है तो रोजगार की कमियाँ दिखाई देती हैं। यानी इतना अभाव वाला जीवन आज हमारे गाँव के लोग जीते हैं कि हम उसकी शहरों में बैठकर कल्पना भी नहीं कर सकते। गाँव में हर प्रकार की दुविधाओं का या समस्याओं का सामना करते हुए हमारे गाँव का किसान जी रहा है।
जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान कौन दे रहे हैं? गाँव में दे रहे हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी कहते थे कि जब तक गांव में ये व्यवस्थाएं नहीं आती या गांव जब तक स्वयंपूर्ण नहीं होते, गांव में सभी प्रकार की सुविधाएं नहीं आती, तब तक स्वतंत्रता की सही संकल्पना हमारे देश में साकार हो ही नहीं सकती। और ये सच भी है। अब दूसरी ओर आप यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एक बात आप ध्यान से देख सकते हैं कि गाँव में की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से स्वावलंबन पर टिकी हुई है, मगर आज गांव का पैसा अनेक रास्तों से शहरों में जा रहा है। इसलिए दिन ब दिन गांव और अधिक पिछड़ते चले जा रहे हैं और शहर संपन्न होते चले जा रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि आज गांव से शहरों की ओर भागने वाले लोगों की संख्या या तादाद बहुत ज़्यादा है। आज खेती करने के लिए कोई इच्छुक नहीं है, मजबूरी से खेती करता है ये बात और है, और बड़े उत्साह से। क्या कोई ऐसा किसी को ऐसा कहते हुए सुना है आपने कि मैं आगे चलकर किसान बनना चाहता हूँ? कोई है ऐसा? इतना ही नहीं, आज अगर मान लो कोई खेती करता है तो उसके लिए लड़की तक मिलना दुश्वार हो गया है। आज किसी किसान से अगर किसी लड़की को पूछा जाए कि क्या तुम किसी किसान से शादी करना चाहते हो? क्यों? क्योंकि आज हमारे देश के किसानों की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। उसके दो प्रकार के शत्रु हैं, एक है आसमानी और दूसरा है सुल्तानी। उसे दो प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आसमानी यानी क्या? प्रकृति। आप देख लीजिए, प्रकृति की मार इतनी भयावह है, कभी कभी बारिश इतनी होती है कि ज़्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद होती है, और कभी कभी बारिश इतनी कम होती है कि उसे दो बार तीन बार बीज बोना पड़ता है, फिर भी फसल मनचाही होती है क्या? नहीं होती। और सबसे बड़ी समस्या तो तब है, कई बार शुरुआत बहुत सही ढंग से होती है, यानी बीज भी सही समय पर बोया जाता है, बारिश भी सही समय पर होती है, खाद भी सही समय पर दिया जाता है, दवाई का छिड़काव भी सही समय पर किया जाता है, मगर ऐन मौके पर जब फसल काटनी होती है तब बारिश या कोई और संकट आ जाता है और फसल पूरी तहस नहस हो जाती है। ये तो हुआ। अब दूसरे जंगली जानवरों का भी खतरा है। कई ऐसे किसान हैं कि जिन्हें कई बार जंगली जानवरों के कारण या तो अपने जान से हाथ धोना पड़ा है या उन्हें अपहित बनकर जीवन जीना पड़ता है। जंगली सुअर है, शेर है, भालू है, चीता है, सांप है, बिच्छू है, इनका भी सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश अगर जाएंगे आप, वहाँ पर नीलगाय दिखाई देती है। नीलगाय कई बार फसलों को तहस नहस कर देती है। जंगली सुअर तो इतने भयानक है कि कई बार किसान बीज बोकर घर पर चला जाता है और पता नहीं वो जंगली सुअरों के पास कौन सी कला है कि वो सिर्फ बीज है ना जमीन से सूंघ लेते हैं, सिर्फ बीज खा लेते हैं, और बाद में किसान देखकर परेशान हो जाते हैं कि उसने तो बीज बोया था वहाँ पर उगा ही नहीं। उसका कारण ये है कि जंगली सुअर कई बार फसल खड़ी होने के बाद तकलीफ देते हैं। गन्ने और केले की खेती में बहुत ज़्यादा आज खतरा है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर जंगली सुअरों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अन्य जीव हैं, उनसे भी किसानों की खेती को खतरा है। ये हुआ आसमानी संकट। दूसरा है सुल्तानी। अभी सुल्तानी संकट तो इतना चालबाज है, इतना धोखेबाज है, इतना फरेबी है, इतना मक्कार है कि कई बार ये सुल्तानी संकटों के कारण किसानों को आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। आज तक आपने देखा है किसी नौकर पेशा ने आत्महत्या की? कोई नौकर पेशा इसलिए मर रहा है कि उसे अफवाहों में जीवन जीना पड़ रहा है। आज देख लीजिए, चपरासी भी अगर हो सरकारी नौकरी में तो वो भी सुविधापूर्ण जीवन जीता है या सुखपूर्ण जीवन जीता है, मगर हमारा किसान बेचारा, देखिए हर नौकरी में कामचोरी के लिए गुंजाइश है, कामचोरी के लिए गुंजाइश है ना, बेईमानी के लिए गुंजाइश है, रिश्वतखोरी के लिए गुंजाइश है, मगर खेती एकमात्र ऐसा व्यवसाय है, खेती एकमात्र ऐसा पेशा है कि जहाँ पर इन तीनों चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारा देश का किसान सबसे ज़्यादा ईमानदार है, सबसे ज़्यादा मेहनती है, और इसके बावजूद सबसे अभावपूर्ण जीवन या सबसे मुश्किलों वाला जीवन कौन जीता है? हमारे देश का किसान ही जीता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कई बार फसल बोता हुआ है, बीज बोता हुआ है, काटता हुआ है, फसल लाता हुआ है, मगर उसकी
कीमत तय करने का अधिकार उसके पास नहीं है। और इसका परिणाम ये हो जाता है कि जब हम किसी अपनी मेहनत से कोई चीज़ बनाते हैं, मैं आपको उदाहरण, अगर उसकी कीमत कोई और तय कर देता है तो अच्छा होगा। आप देखिए रास्ते के किनारे एक समोसा बेचने वाला, उसको ये अधिकार है कि उसका समोसा 5 रुपये में बिकेगा या 10 रुपये में बिकेगा। वो जो कीमत तय करता है उसी कीमत पर आपको लेना पड़ता है, लेना हो तो लो वरना मत लो। मगर बेचारा किसान इतनी मेहनत से बनाई हुई फसल, जिसके पीछे उसे कई महीनों तक पूरे परिवार को खून पसीना एक करना पड़ा है, इसके बावजूद जब वो खेतों से फसल लेकर आता है, उदाहरण के लिए सब्जियां लेकर आते हैं, तो वहाँ पे बैठे हुए बिचौलिए, सीधी भाषा में जिन्हें दलाल कहते हैं, तो बिचौलिए वो दलाल तय करते हैं कि उसकी फसल की कीमत क्या हो। और खरीदने वाले भी इतने समझदार हैं, खरीदने वाले भी इतने चालाक हैं, उन चालाक लोगों में शायद आप भी आते हो, मैं भी आता हूँ। अक्सर सब्जियाँ खरीदने के लिए लोग या तो सुबह तड़के चले जाते हैं या शाम को सूरज डूबने के बाद चले जाते हैं। ये चालाकी है, क्योंकि उसको पता है तड़के सुबह जाएंगे तो बिचौलिया ठोक के दाम से आपको बेच देगा, अगर नहीं शाम को चले जाएंगे तो बेचारे किसान को पूरी जो भी सब्जियां लाई है वो बेचनी है और घर जाना है। घर से आते समय उसने अपने बच्चों से, बीवी से कुछ वायदे किए हैं बेचारे। बच्चे के लिए कहा होगा कि तेरे लिए नोटबुक लेकर आऊँगा, बीवी से कहा होगा कि किराना सामान लेकर आऊँगा। अब वो नोटबुक किराना सामान पर उसको लेना है, उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। फिर बेचारा मजबूरन, आप देखिए जो चीज़ उदाहरण के लिए दोपहर में 10 रुपये में होती है वो अक्सर शाम को 5 रुपये में होती है। और 5 रुपये में खरीदने के बाद लोग क्या करते हैं, उसमें भी और बार्गेनिंग शुरू हो जाती है, भाव शुरू हो जाता है। आपने कभी किसी रिचार्ज वाले से भाव किया, किसी होटल वाले से भाव किया क्या? नहीं किया। आप अक्सर भाव किसके साथ करते हैं? जिसने खून पसीना एक करके फसल उगाई है उससे भाव किया जाता है। और सरकार भी कई बार वादे, बड़े चुनाव में हम अक्सर देखते हैं बड़े बड़े वादे करती है कि हम फसल को इतनी कीमत देंगे, इतनी कीमत देंगे, इतनी कीमत देंगे, और जब जैसे चुनाव जीतकर सत्ता में आकर बैठ जाते हैं तो सांप अपने किए गए वादों से मुकर जाते हैं। मराठी में इसके लिए कहा जाता है तो मी नवेच, यानी वो मैं था ही नहीं या वो मैं हूँ ही नहीं, यानी इतना सफेद झूठ वो बोल देते हैं कि बेचारा किसान, और हमारे देश के किसानों की आदत भी हो गई है आज, उसे पता है कि ये चुनावी जुमले, अक्सर शब्द ये हमने इस दौरान बहुत बार सुना है कि चुनावी जुमले दिए जाते हैं या चुनावी जुमलों के लड्डू बांटे जाते हैं। कहा जाता है ना कि जब तक आपको झूठे की दावत खाने को नहीं मिली तब तक उस पर भरोसा न हो। उसी तरह से हमारे इस देश के नेता चुनाव में जो वादे करें जब तक उसे अमल में ना आए उन पर विश्वास करना क्या है? सरासर बेईमानी है। तो इसमें किसान दिन ब दिन क्या हो रहा है और अधिक दिन हो रहा है। तो यही हालत या यही स्थिति महात्मा गांधी के ज़माने में थी। चित्र थोड़ा सा अलग रहा होगा समय के अनुसार या समय के अनुसार, मगर आज भी किसानों की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है क्या? नहीं आया है। इसलिए महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे गांव स्वावलंबी होने चाहिए, स्वयंपूर्ण होने चाहिए, और छोटे छोटे उद्योग धंधे गांव में शुरू होने चाहिए, तब जाकर हमारे गांव के होंगे स्वयंपूर्ण होंगे। आज ग्राम उद्योग की संकल्पना जो महात्मा गांधी ने कही थी, वो संकल्पना भी इसी की एक कड़ी कही जा सकती है। चरखा कातना, इसके पीछे अर्थशास्त्र है। कपास कहाँ पर उगती है? गाँव में उगती है। अगर वही कपास वही गाँव में चरखे के आधार पर अगर कपड़ा बन जाए तो गाँव में फसल भी होगी, फसल से बना हुआ कपड़ा भी होगा, और कपड़े से बनने वाला रोजगार भी, और रोजगार से मिलने वाला पैसा भी होगा। ये संकल्पना थी, एक अर्थशास्त्र था ग्राम स्वराज्य के पीछे। इसलिए महात्मा गांधी के इस ग्राम स्वराज्य का स्पष्ट प्रभाव प्रस्तुत निबंध पर हमें दिखाई देता है। और इस निबंध में महात्मा गांधी के विचारों को आधार बनाकर ही आचार्य विनोबा भावे ने ग्राम लक्ष्मी की उपासना कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इस पर अपने विचार दिए। अब अगला मुद्दा है गांव और शहर। जैसा कि मैंने अभी कहा, आज
गांव और